आज हम कैलकुलेशन ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ आइसोटोप्स यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कैसे हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करके जो आइसोटोप्स हैं उनका मास और रेडियस मालूम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम सेपरेट करने के लिए और मास मेजर करने के लिए लाइट और हैवी पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आइसोटोप्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम एटॉमिक नंबर होने का मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जबकि डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ होंगे। तो यूं एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनको फ़र्क करने के लिए हम मैसेस की बुनियाद पर मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमने मास और रेडियस की कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास सैंपल ऑफ पार्टिकल्स की बजाय हमारे पास आइसोटोप्स होंगे। वो जाके गैस आयंस के साथ स्ट्राइक करेंगे, क्लूजन करेंगे, उससे वो आयनाइज होंगे। आयनाइज होकर इन दो प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि दाएं जानिब पॉइंट कर रही है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज आता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है और वो इलेक्ट्रिक फोर्स दाएं जानिब लगेगी, जबकि इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ पेज है जो कि असल में लेफ्ट साइड पे लगेगी। तो इस रीजन में चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जो नेट फोर्स है वो असल में जीरो होगी। तो जिस तरह से ये हमारे पास आयन्स आ रहे होंगे वो उसी तरह आगे निकल आएंगे, फिर वो स्लिट से पास होंगे और इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आउट ऑफ पेज है, यानी कि स्क्रीन के बाहर। तो मुख्तलिफ मास होने की बुनियाद पर उन एलिमेंट्स के या आइसोटोप्स के जो वो पाथ फॉलो करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मुख्तलिफ होगा, क्योंकि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है जिसकी वजह से उसका पाथ तब्दील होता है। अब चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इंटर हुए, जैसे कि यहाँ पर, तो उन पे वर्क डन होगा और वो जो वर्क डन होगा हमारे पास वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q, जो कि अमाउंट ऑफ चार्ज है, और साथ V वो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, तो वर्क डन जो है तो वो डेल आ जाएगा। डेल चेंज को रिप्रेजेंट करे, जबकि काइनेटिक एनर्जी ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि पार्टिकल्स के मोशन की वजह से होती है, जबकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि K डॉट ई एफ माइनस K डॉट ई आई, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये मान रहे हैं कि इनिशियली ये जो पार्टिकल्स हैं ये असल में रेस्ट पर थे या इनकी स्पीड बहुत ही कम ही थी जिसकी वजह से हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो असल में हमारे पास इन पार्टिकल्स की एक्चुअली जीरो है, यानी कि वी आई जीरो है। तो सारे का सारा जो वर्क डन है वो असल में हमारे पास अब बराबर आ चुका है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स के, और वो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स होगी वो असल में बराबर होगी 1/2 जो मास होगा उन पार्टिकल्स का, वो एक सिंगल पार्टिकल का यहाँ पर मास आ जाएगा, और वी वो वेलोसिटी है जिसके साथ वो पार्टिकल मूव कर रहा होगा। चलें इसको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। अब ये जो वर्क डन हुआ है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर आपने एक बैटरी लगाई हुई है और बैटरी का ये पोटेंशियल हाई है जबकि ये लो है। तो ये चार्जेस को पुश करेगा पॉजिटिव आयंस को कि वो लो टर्मिनल या लो पोटेंशियल वाली साइड की तरफ मूव करें। तो आपके पास इन दो टर्मिनल्स के बीच में फिर एक्चुअली एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वो जो वर्क डन हो रहा है वो असल में इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से चार्जेस नीचे की जानिब आ रहे हैं, और बैटरी के वोल्टेज की वजह से ही ये जो वर्क डन हुआ था असल में इसने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लाया। तो अब आपके पास जो वर्क डन है फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि वो बराबर है क्यू वी के। उसके बाद जिस वेलोसिटी से पार्टिकल्स यहाँ से निकले थे उसी वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल इस रीजन में भी दाखिल हुए होंगे। तो इस रीजन के अंदर जो नेट फोर्स इन पार्टिकल्स पे लग रही है वो एक्चुअली हमारे पास जीरो है। जब नेट फोर्स जीरो लग रही है इसका मतलब है कि जो नेट एक्सेलरेशन है इन पार्टिकल्स की इस रीजन में वो जीरो है, यानी कि वेलोसिटी इस रीजन में कांस्टेंट है। तो फिर अब मैं ये कर सकता हूँ कि जो W है इसकी जगह अब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लेंगे QV। तो जो Q और वोल्टेज आ जाएगा हमारे पास V ये वाला, और उसके बाद आ जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर, क्योंकि ये जो W है इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर निकल कर रही। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं mv का स्क्वायर। तो चलें इसको यहाँ पे v को हम रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। कैपिटल V वोल्टेज है, जबकि जो स्मॉल v है वो एक्चुअली वेलोसिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसी एक्सप्रेशन की मदद से हम पार्टिकल्स किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो m है मल्टीप्लाई रहा वो असल में लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड को पहले लिख सकते हैं, जो कि आ जाएगा v का स्क्वायर बराबर 2qv, और हमारे पास m आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास m यह आ जाएगा। अब इस v स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों जानिब स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन उसी तरह ही नीचे आ जाएगा।
हाल ही अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो मैं स्क्वायर रूट आपके सामने यहाँ पे ले लेता हूँ। और स्क्वायर रूट से एक्चुअली ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी। वेलोसिटी की खास बात ये होती है कि उसकी डायरेक्शन होती है, जबकि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो जो स्पीड के साथ पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे होंगे वो स्पीड असल में स्क्वायर रूट 2 टाइम्स क्यू जो कि चार्ज है वी वोल्टेज डिवाइड बाई मास आ जाएगा। अब जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स है वो असल में इंक्रीज कर रही है स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो जो स्पीड है वो स्क्वायर रूट टाइम्स इंक्रीज करेगी। यानी कि जो v है स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ द वोल्टेज के। इसका मतलब असल में ये है कि अगर वोल्टेज 4 गुना बढ़ता है तो v की जगह क्या आ जाएगा 4v, जबकि जो 4 का स्क्वायर रूट है वो असल में 2 होता है। तो इसका मतलब है कि जो स्पीड बड़ी होगी वो 2 टाइम्स बड़ी होगी अगर जो वोल्टेज है वो असल में आपके पास जो v प्राइम है, यानी कि जो नया वोल्टेज है वो 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वोल्टेज हो। तो इसको मैं लिख लेता हूँ v जो प्राइम है जो कि न्यू वोल्टेज है वो अगर 4 टाइम्स ओल्ड वोल्टेज हो तो आपके पास स्पीड जो है वो स्क्वायर रूट टाइम्स बढ़ेगी, और 4 का स्क्वायर रूट असल में 2 होता है। इसका मतलब है कि 2 टाइम्स स्पीड ऑफ द पार्टिकल बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल है वो स्क्वायर रूट टाइम्स डिक्रीज करेगी जब आपने चार्ज और मास ऑफ द पार्टिकल को फिक्स किया हुआ, जबकि 2 तो नंबर है वो तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगा। अभी तक हमने जो कैलकुलेशन की वो सिर्फ स्पीड की कैलकुलेट की वोल्टेज की टर्म्स में, जबकि इस एक्सप्रेशन से एक और बहुत चीज़ वाज़ेह आ रही वो ये आ रही है कि जो चार्ज है आयंस पर वो फिक्स हो और वोल्टेज फिक्स हो तो जो स्पीड है वो स्क्वायर रूट टाइम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज मास के, यानी कि जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगी स्क्वायर रूट टाइम्स वोल्टेज। सॉरी मैं अपने अल्फाज दुरुस्त कर लूँ, स्पीड डिक्रीज स्क्वायर रूट टाइम्स मास, क्योंकि मास के लिहाज से बात करें, क्योंकि जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है हमारे पास स्क्वायर रूट टाइम्स मास के। तो जितना मास बढ़ता जाएगा उतने स्क्वायर रूट टाइम्स जो स्पीड है वो एक्चुअली डिक्रीज होती जाएगी फॉर द फिक्स वोल्टेज और चार्ज की वैल्यू। तो अगर मास 4 गुना बड़ा होगा फॉर एग्जांपल तो जो स्पीड है वो फिर 2 गुना कम हुई होगी। चलें, ये तो एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली हमने इस इक्वेशन की। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो स्पीड है वो हमने कैलकुलेट कर ली, जिस स्पीड के साथ ये जो हमारे पास आइसोटोप्स के आयंस हैं वो मूव कर रहे होंगे। अब जब ये आइसोटोप्स के आयंस इस रीजन में एंटर होते हैं जो कि असल में मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, इसका मतलब है इस रीजन में कोई भी किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है जो कि चार्जेस एट रेस्ट की वजह से होती है। तो इस रीजन में उन पॉजिटिव आयंस पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और मैग्नेटिक फोर्स का काम ये होता है कि वो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होता है उसको तब्दील करती है, यानी कि जिस तरह से वो आ रही होती है उसका रुख बदलती है। जैसे कि अभी पार्टिकल्स सीधा आ रहा था, इसमें से कोई एक हैवी है और कोई एक लाइटर, जैसे कि जो लाइट हैवी पार्टिकल होगा वो असल में कम बेंड हुआ है, जबकि जो लाइट पार्टिकल यानी कि जिसका मास कम है वो असल में हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा बेंड हुआ है। तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स उस पॉजिटिव आयन पे लग रही है वो असल में हमारे पास है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, जबकि थीटा मैंने आपको बताया था कि वो 90 डिग्री है। इसका मतलब है फोर्स होगी क्यू वी बी, और साइन 90 क्यों है वो इस वजह से थीटा 90 डिग्री इस वजह से क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आउट ऑफ द पेज है जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि वेलोसिटी जो है वो असल में डाउनवर्ड पॉइंट करी तो इनके दरमियान जो एंगल है वो एक्चुअली हमारे पास 90 डिग्री होता है, जबकि साइन 91 होता है तो क्यू वी बी आ जाएगी। तो अब हम मैग्नेटिक फोर्स जो एक चार्ज पार्टिकल पे लग रही होगी उसका इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो असल में हमारे पास एफ है जो कि बराबर है क्यू वी बी के यहाँ पर, जबकि चूंकि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन पार्टिकल्स का पाथ बेंड हुआ है, यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चार्ज पार्टिकल को या मास पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है वो असल में सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और यहाँ पर इस सिनेरियो में चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करने की जो फोर्स वजह बन रही है वो असल में हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है। इसका मतलब है कि इस सिनेरियो में सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि जो एफ सी है वो हमारे पास बराबर है एफ बी के, एफ बी मैग्नेटिक फोर्स जबकि एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होती है एम वी स्क्वेयर ओवर आर, एम मैस, वी वो वेलोसिटी, जबकि आर वो रेडियस जिसमें वो पार्टिकल मूव कर रहा होगा, बराबर आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स जो कि क्यू वी बी है। तो यहाँ से एक वेलोसिटी की टर्म इस वेलोसिटी की टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल है वो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू
ये आर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि जो वी यहाँ से एक रह गया होगा वो उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जो मैस है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में वो आ जाएगा एम क्यू वी बी, सॉरी क्यू बी आर, यहाँ पर क्यू बी आर आ जाएगा और उसके बाद डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा। सॉरी ये वाला जो v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर वो आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैस का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। मैस, उसकी मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस और वेलोसिटी और चार्ज की टर्म्स में। तो फिक्स चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के लिए जितनी हमारे पास लार्ज रेडियस टू वेलोसिटी रेशियो होगी, इसका मतलब होगा कि वो पार्टिकल उतना हैवी है। यानी कि आपके पास रेडियस टू वेलोसिटी रेशियो का मतलब यहाँ पर आर ओवर वी है। तो ये जो आर ओवर वी का नंबर है, ये असल में जितना आर ओवर वी का नंबर ये जितना बड़ा होगा, इसका मतलब है कि ये ओवरऑल टर्म चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई होकर बड़ी हो जाएगी। तो ये रिप्रेजेंट कर रही होगी एक हैवियर पार्टिकल को। तो इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जब आर टू वी रेशो बड़ी होगी तो आपके पास जो मैस होगा उस पार्टिकल का वो एक्चुअली ज़्यादा होगा। जबकि जितनी छोटी हमारे पास रेशियो होगी रेडियस टू वेलोसिटी की, उतना पार्टिकल लाइटर होगा, यानी कि उसका मैस उतना ही कम होगा। तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आर और वी की जो रेशियो है वो अगर स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल या छोटी होगी, तो आपके पास ये इस बात की निशानदेही होगी कि जो मैस है उस पार्टिकल का वो एक्चुअली कम है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने दिखाऊं तो ये आपके पास समझिए दो पार्टिकल्स का पाथ है। तो इस पार्टिकल के लिए आपके पास जो रेडियस टू वेलोसिटी रेशियो है वो लार्ज है, इस वजह से आपके पास इसका जो मैस है वो m2 वो ज़्यादा है। जबकि इस पार्टिकल के लिए आपके पास रेडियस टू वेलोसिटी रेशियो कम होगी, इसी वजह से आपके पास इस पार्टिकल का जो मैस है वो हम अभी कम कह रहे हैं। हालांकि हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों को जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया गया है वो असल में सेम है और जो दोनों के ऊपर चार्ज है वो भी सेम है। तो अभी तक हमने मैस की कैलकुलेशन की है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारी रिमेनिंग कैलकुलेशन है रेडियस ऑफ आइसोटोप्स के लिए, उसको भी कैलकुलेट करेंगे।